नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने हैलोजन व्युत्पन्न के दो भाग पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे हैलोजन व्युत्पन्न का भाग 3। वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में मोनो हेलो यौगिकों का वर्गीकरण पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार वापिस रिवीजन कर लेते हैं। मोनो हेलो यौगिकों का वर्गीकरण। इसमें दो प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था sp3CX बंध युक्त यौगिक और दूसरा पढ़ा था sp2CX बंध युक्त यौगिक। लिख रहे हैं sp3CX बंध युक्त यौगिक और दूसरा पढ़ रहे थे sp2CX बंध युक्त यौगिक। मोनो हेलो यौगिकों के वर्गीकरण के बाद में आता है नेक्स्ट डाई एवं पॉली हेलो यौगिकों का वर्गीकरण। पहले अपन पढ़ेंगे डाई का और फिर उसके पश्चात पढ़ेंगे पॉली का। डाई हेलो यौगिक जो होते हैं, डाई हेलो यौगिक कार्बन परमाणु की संख्या पर जुड़ने के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला प्रकार है जेम डाई हैलाइड और दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड। इसका एक दूसरा नाम लिखते हैं जेम डाई हैलाइड का एल्किलिडीन डाई हैलाइड और विसिनल का लिखते हैं एल्किलीन डाई हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH। एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होता है जेम डाई हैलाइड। यदि इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो मैं X बराबर मान लो Br लिखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं। जैसे मैं X बराबर यहाँ पर Br लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ CH3 CH2 CH Br। टोटल कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और हेलोजन परमाणु यहाँ पर ब्रोमीन है और वो भी एक कार्बन परमाणु पर दो जुड़े हुए हैं। तो नाम हो जाएगा, यदि IUPAC लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास 1 2 3। 1,1 डाई ब्रोमो और कार्बन परमाणु की संख्या 3 होने के कारण इसका नाम दे दिया जाता है प्रोपेन। साधारण नाम इस प्रकार से लिखेंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा था इसका एल्किलिडीन डाई हैलाइड। देखेंगे एल्किलिडीन डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कार्बन परमाणु की संख्या टोटली 3, तो 3 को कहते हैं प्रोपेन। नाम हो जाएगा प्रोपीलिडीन डाई ब्रोमाइड।
प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड। एक बार वापिस देख लेना। साधारण नाम के अंतर्गत नाम है एल्किलिडीन डाई हैलाइड, इसी को ही कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में एल्किलिडीन जब डाई हैलाइड का नाम लिख रहे हैं तो एल्की का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या 3 होने के कारण इसका नाम दे दिया जाता है प्रोप, और प्रोप में इडीन लगाते हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड। इसके पश्चात नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ते हैं। जेम डाई हैलाइड के बाद आता है विसिनल डाई हैलाइड। ये इस प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें कार्बन परमाणु पास पास जुड़े होते हैं और पास पास वाले कार्बन परमाणु पर पास पास हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो, तो ऐसे वर्गीकृत हेलोजन परमाणु वाले यौगिक को विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 CH2 Br नाम है। जैसे 1 2 तो नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है एथेन प्लस N, नाम हो जाएगा एथेन। यदि मैं इसका साधारण नाम लिखना चाहूँ, ये तो नाम है IPC, साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम होगा 1, सॉरी इसके लिए रूल ये है एल्किलीन डाई हैलाइड। एल्किलीन डाई हैलाइड का मतलब यहाँ नाम लिख सकते हैं एथिलीन डाई ब्रोमाइड। हमने 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े डाई के अंतर्गत। एक का नाम था विसिनल डाई हैलाइड और एक का नाम था जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड के अंतर्गत पढ़ा था, इसका एक साधारण नाम देते हैं, उसको कहते हैं एल्किलिडीन डाई हैलाइड, जबकि विसिनल के अंतर्गत कहा जाता है एल्किलीन डाई हैलाइड। एल्किलीन डाई हैलाइड का हमने डिटेल से पढ़ लिया है। एक एग्जांपल लेकर के 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, और इसके अलावा इसका साधारण नाम लिख सकते हैं एथिलीन डाई ब्रोमाइड। डाई वर्गीकरण पढ़ने के पश्चात ट्राई और फिर उसके पश्चात टेट्रा पढ़ेंगे, वो पॉली के अंतर्गत आ जाएंगे। पॉली के 2 भाग है। डाई कंप्लीट हुआ, डाई का पहला प्रकार पढ़ा जेम डाई हैलाइड और दूसरा पढ़ा विसिनल डाई हैलाइड। ये तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर उसके पश्चात पढ़ते हैं पॉली हेलो यौगिकों का वर्गीकरण। पॉली के अंतर्गत 2 भाग है, एक का हम पढ़ेंगे ट्राई और एक पढ़ेंगे टेट्रा वाले कंपाउंड जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत दे रखे हैं। ट्राई वाले कंपाउंड के अंतर्गत एक लाइन लिखी गई है, एल्केनू के, ध्यान से समझना है, एल्केनू के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को एल्केनू के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हेलोफॉर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार वापिस रिपीट कर रहे हैं, लाइन को ध्यान से सुनना। एल्केनू के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हेलोफॉर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं CH4, नाम है मेथेन प्लस N, नाम हो जाएगा मेथेन। अब इसमें से एक हेलोजन को 3 हेलोजन को व्युत्पन्न कर दें 3 हाइड्रोजन परमाणु से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ और उसकी जगह 3 हेलोजन परमाणु जोड़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा CHX3। इस कंपाउंड का नाम है हेलोफॉर्म। अब हम X की जगह कोई सा भी कंपाउंड जोड़ सकते हैं। X बराबर लिख सकते हैं FClBrI। X की जगह क्या क्या जोड़ सकते हैं, FClBrI। देखेंगे नाम, जैसे CHF3 CHCl3 CHBr3
और CH3। CHF3 के अंतर्गत नाम देंगे हम हेलो फॉर्म, हेलो की जगह फ्लोरो है, हेलो की जगह क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। फ्लोरो है तो नाम दे देंगे फ्लोरोफॉर्म, क्लोरो है तो नाम दे देंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो नाम दे देंगे ब्रोमोफॉर्म, और आई है तो नाम दे देंगे आयोडोफॉर्म। इस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। एक बार आप इस ध्यान से समझ लेंगे। एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को क्या कहेंगे? हेलोफॉर। हेलोफॉर में हेलोजन की जगह लिखा हुआ है FCl Bri। F को कहेंगे फ्लोरो, Cl को कहेंगे क्लोरो, Br को कहेंगे ब्रोमो और I को कहेंगे आइडो। इसी तरीके से हमने नाम लिख दिए हैं फ्लोरोफोर, क्लोरोफोर, ब्रोमोफोर और आयोडोफोर। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के नामकरण के पश्चात अब नेक्स्ट वर्गीकरण में आता है, और वर्गीकरण का लास्ट प्रकार है टेट्रा हेलो यौगिक। टेट्रा हेलो यौगिक। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब कार्बन परमाणु से जितने भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उन सबको हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक, ध्यान से रूल समझ लेना है, पर हेलो यौगिक कहलाते हैं। नाम ध्यान से याद रखिएगा, पर हेलो यौगिक। एक बार आप इस रूल समझ रहे हैं। हेलोजन यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के यदि सभी के सभी हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो बनने वाले यौगिक कहलाते हैं पर हेलो यौगिक। देखेंगे एग्जांपल, जैसे CH4 हाइड्रोजन 4 है और 4 हेलोजन परमाणु के द्वारा इनको प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बनेगा? CH4। इसे कहेंगे पर हेलो। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन है तो नाम दे देंगे पर हेलो कार्बन। और इसी प्रकार से जब हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो CX की जगह Cl लिखें तो नाम हो जाएगा CCl4 और इस यौगिक का नाम हो जाएगा पर तो लिखेंगे। हेलो की जगह Cl जुड़ा हुआ है तो नाम लिखेंगे क्लोरो, तो नाम लिख देंगे पर क्लोरो। हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन के पूर्व लग्न को कहेंगे मेथ, तो नाम लिखेंगे पर क्लोरोमेथ। इसी तरीके से एक्सरसाइज करवा देते हैं 4-5 एग्जाम्पल की। हमारा रूल यह है पर हेलो कार्बन, और पर हेलो कार्बन में आपको ध्यान रखना है सब के सब हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और फिर उसके पश्चात जब नाम लिखेंगे पर क्लोरो और हाइड्रोकार्बन का पूर्व लग्न और अनुलग्न लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल C2Cl6, C3Br8, C4 कुछ भी X की जगह मैं लिख देता हूँ I और यहाँ लिख देते हैं 10। नाम देखेंगे वही, रूल तो वही है पर हेलो हाइड्रोकार्बन। हेलोजन 6 कार्बन 2 है। हेलोजन की संख्या काउंट नहीं करनी है, हमारे को ये लिखना है पर Cl को लिखेंगे क्लोरो और कार्बन परमाणु 2 है, नाम लिख देंगे एथेन। एक बार वापिस देख लेंगे पर क्लोरो एथेन। एथेन इसलिए लिखा कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा पर ब्रोमो प्रोपेन। और इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड का नाम हो जाएगा पर आयोडो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट वर्गीकरण के बाद में हम अब इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे हेलोजन या हेलो यौगिक बनाने की विधियां। हेलो यौगिक बनाने की विधियां। प्रिपरेशन ऑफ मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है CH1 की प्रकृति। हम नेचर समझेंगे CH3X। जब इसकी नेचर समझ में आ जाएगी तो प्लस माइनस समझ में आ जाएगा और बॉन्ड जोड़ने और टूटने की स्थितियां समझ में आ जाएगी।
CH3 प्लस आई ग्रुप रखता है और ये माइनस आई ग्रुप रखता है, इसलिए यहाँ पर इस बॉन्ड का झुकाव इस ओर होगा, तो यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस प्रकार से जब इस पर जुड़ेंगे HX और कोई से भी कंपाउंड, तो प्लस माइनस पे जुड़, प्लस और माइनस, प्लस जुड़ जाएगा माइनस पे और माइनस जुड़ जाएगा प्लस। एक बार आप ही समझ रहे, CH3X, X की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इस बंध का जो झुकाव है वो इस ओर हो जाएगा, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। प्लस पे जुड़ेगा माइनस और माइनस पे जुड़ेगा प्लस। इस प्रकार से नेक्स्ट सारी की सारी विधियां इसी नेचर के ऊपर आधारित हैं। CH1 की प्रकृति के बाद आता है CH3Cl का कक्षीय आरेख। इंपॉर्टेंट है, CH3Cl का कक्षीय आरेख इस तरीके से CH3 और Cl जुड़े हुए हैं। कार्बन से हाइड्रोजन 3 और 1 जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और इस कार्बन परमाणु के संकरण है sp3। ये हम पिछले क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके किस तरीके से संकरण निकालते हैं। जब इसकी संरचना की बात करते हैं तो कार्बन के पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि s कक्षक है। इसके पश्चात इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वो हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, s कक्षक कहते हैं, s कक्ष, इसे भी s कक्ष और इसे भी s कक्ष। जबकि यहाँ पर जो Cl है उसका p ऑर्बिटल भाग लेता है, ये Cl का p कक्ष है। और इस तरीके से जो अतिव्यापन होता है, ध्यान से समझते रहना है, इस तरीके से जो अतिव्यापन होता है उससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग है, अक्षीय अतिव्यापन, और इस अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4, इसलिए संकरण हुआ sp3। एक बार आप ही समझ लीजिए, कार्बन परमाणु के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक जुड़े हुए और C से जुड़ा हुआ है Cl। इस प्रकार से टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हुई 4 और 4 से संकरण होता है sp3। इस कक्षीय आरेख के बाद में हेलो यौगिक बनाने की विधियां में पहली विधि आती है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, नाम लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया जब हम Cl2 के साथ करवाते हैं, निर्जल ZnCl2, सॉरी एल्केन, ये सेकंड विधि है हाइड्रोजन हैलाइड का योग। फर्स्ट विधि है एल्केन पर हैलोजन के योग से। एल्केन CH4 प्लस Cl2, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत पहला कंपाउंड बनता है CH3Cl प्लस HCl। H यहाँ से निकला, Cl तो निकल गया HCl, और CH3 और Cl मिलकर के बनाते हैं CH3Cl।
पहली विधि एक बार वापस ध्यान से देख लें। एल्केन पर हेलोजन की अभिक्रिया करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और इसके पश्चात HCl का निष्कासन होता है। इसको हम शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एल्केन पर क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न करवाने पर मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। नाम लिखेंगे मेथिल क्लोराइड, और इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन। सेकंड विधि है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। एल्कीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इसकी उपस्थिति के अंतर्गत HX जब इसके साथ आक्रमण करता है, अटैक करता है, उस कंडीशन में ये बॉन्ड विदलित हो जाता है, टूट जाता है, जिस पर एक पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और एक पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन पर तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ेगा और पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ेगा, और इस तरीके से यहाँ बनेगा CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा X। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से विधि के अंतर्गत एल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग करवाने पर बना CH3 CH2X। हमने अभी सममित एल्कीन ली है, अब लेंगे असममित एल्कीन। असममित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंतर्गत ध्यान से समझना है अपने को। दो रूल है, एक का नाम है मार्कोनिकोव रूल और एक का नाम है एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार योग होता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 नाम है असममित एल्कीन। अब किसे कहते हैं असममित, किसे कहते हैं सममित, तो अभी अभी आपको बता देंगे। असममित एल्कीन उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, असममित एल्कीन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो और उसके दोनों साइड जुड़े हुए सदस्य यदि सेम नहीं है, ऐसी एल्कीन को असममित एल्कीन कहते हैं। और सममित एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन जिस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो दोनों सदस्य एक समान हो, इस प्रकार की एल्कीन को कहेंगे सममित एल्कीन। अब असममित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड यहाँ ऐसे ही गर्म कर दें, और यहाँ पर यदि हम गर्म करने के लिए प्रोक्साइड BF3 सूर्य का प्रकाश और कुछ भी ऐसा ले ले, तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब क्या है एंटी मार्कोनिकोव नियम, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। हम बारी बारी से पढ़ेंगे मार्कोनिकोव नियम क्या है और एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या है। मार्कोनिकोव नियम की ध्यान से परिभाषा सुन लें। असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जब हम योग करवाते हैं तो उस हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋणात्मक भाग, उस हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। जैसे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। रिएक्शन होती है आयनिक प्रोसेस, आयनिक अभिक्रिया। एक बार रूल को वापस ध्यान से सुन लें। मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि असममित एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो उस असममित एल्कीन के ऊपर उस हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है।
तो मेजर प्रोडक्ट के अंतर्गत ये बनेगा CH3 CH2, यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा X। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिपल एम रूल से। ट्रिपल एम रूल का मतलब ये होता है मार्कोनिकोव नियम, M फॉर दूसरे M फॉर मिडल और तीसरे का मतलब होता है माइनस। मतलब मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जो मिडल पार्ट है उस पर कौन सा यौगिक अटैच होता है, माइनस पार्ट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो एंटी मार्कोनिकोव जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो आयनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जबकि ये रिएक्शन हो रही है मुक्त मूलक अभिक्रिया, या फिर पूरा नाम लिख के तो ये लिख सकते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जबकि इस अभिक्रिया का नाम है, आयनिक रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बहुत ध्यान से, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है और इसलिए दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, इसलिए इनके प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH2X, ये इसका मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद ये बने। वापिस असमित एल्कीन पर मार्कोनिकोव नियम के अनुसार अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। जबकि एंटी मार्कोनिकोव नियम यह कहता है कि उस हाइड्रोजन परमाणु असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका जो अधिक ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन परमाणु है वो उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। दूसरे शब्दों में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके हाइड्रोजन को छोड़ करके यदि हम हाइड्रोजन को कहें तो देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो इसका हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही अधिक हो, और इसके अंतर्गत वही हाइड्रोजन परमाणु वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही कम हो। इसके पश्चात हम इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। मैकेनिज्म, मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि। मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि सब दिख रहा है पूरा। मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि के अंदर क्या देखेंगे, रिएक्शन का टाइप है आयनिक प्रोसेस, आयनिक अभिक्रिया होती है फर्स्ट बात। सेकेंड बात होती है रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट बात क्या है, आयनिक अभिक्रिया। सेकेंड बात क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात ये होती कैसे है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से नेगेटिव और यहाँ आता है पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इसके पश्चात जब जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट, रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब आक्रमणकारी स्पीशीज इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यहाँ पर H+ है। H+ जब आक्रमण करेगा तो माइनस पार्ट पे करेगा, ऑब्वियसली बात है। माइनस पार्ट पे करेगा तो देखेंगे किस तरीके से ये अटैक करता है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पर CH2 और नेगेटिव पार्ट अटैक कर गया, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पर अटैक कर गया पॉजिटिव और हाइड्रोजन जुड़ गया। इस तरीके से जो कार्बोनाइन बन रहा है, कार्बोनाइन वो बन रहा है 2 डिग्री। यदि इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होकर के इसकी रिवर्स प्रोसेस होती, जैसे मान लो ये यहाँ पर और यहाँ पर यदि नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता, तो दूसरा कंपाउंड जो बनता वो ये बनता, यहाँ पर H और यहाँ पर बनता CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे इसमें 2 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण हो रहा है, जबकि इसके अंतर्गत 1 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण होता है। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन स्नेही
का आक्रमण करवा दिया। इलेक्ट्रॉन समूह का आक्रमण इसके दो भागों के आधार पर, जैसे इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो पॉजिटिव पार्ट इससे जुड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 2 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण होता है। जबकि इसी को हम ऐसे करें, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो, मान लो सपोज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंतर्गत पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जोड़ दिया तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण होता है। हमने कक्षा 11 के 12वें पार्ट के अंतर्गत पढ़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनाइन, मतलब 2 डिग्री कार्बोनाइन 1 डिग्री कार्बोनाइन से ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए स्थायी रूप से जो प्रोडक्ट बनता है वो इस प्लस की जगह अब माइनस जुड़ेगा यहाँ पर हेलोजन, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस जुड़ेगा हेलोजन। तो ये तो बनता है अधिक स्थायी यौगिक, अधिक स्थायी यौगिक, और ये बनता है कम स्थायी यौगिक। हमने आपको मार्कोनिकोव नियम की डिटेल से मैकेनिज्म बताई है, एक बार वापिस ध्यान से मैकेनिज्म को समझ लें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों ही साइड से, यदि इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और जुड़ता है पॉजिटिव चार्ज। उस कंडीशन में 2 डिग्री पर आता है कार्बन पर धनावेश चार्ज, और कार्बन पे धनावेश चार्ज आने का मतलब होता है कार्बोनाइन 2 डिग्री बनता है, जो कि अधिक स्थायी यौगिक होता है, और उस पर जब हाइड्रोजन परमाणु अटैक करता है तो बनने वाला यौगिक अधिक स्थायी यौगिक कहलाता है। और मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ये रिएक्शन संपन्न होती है। हमने ये भी पढ़ लिया है, आयन के मध्य रिएक्शन संपन्न हो रही है तो आयनिक रिएक्शन। इसके बाद में जब ये पढ़ा कि इसका रिवर्स यदि करवा दें तो फिर क्या फर्क पड़ता है, उसको समझने के लिए ये समझते हैं यदि ऐसा हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव उस कार्बन पर जुड़ेगा, तो उस कंडीशन के अंतर्गत तो देखिएगा CH2 1 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जो कि कम स्थायी यौगिक है। जैसे उस 2 डिग्री कार्बोनाइन के मुकाबले 1 डिग्री कार्बोनाइन कम स्थायी होने के कारण ज़्यादा स्थायी यौगिक ये बनता है। और हम कह देते हैं सामान्य से रूल रखने के लिए, रूल तो सिर्फ रटा जाता है, मैकेनिज्म समझी जाती है। रूल के आधार पर ये लिखते हैं कि उस असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो उसका अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो उस पर कौन सा जुड़ेगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से मार्कोनिकोव नियम कंप्लीट होता है। रिएक्शन के अंतर्गत ध्यान से जो बिंदु समझने हैं उसमें वापिस लिख देता हूँ। मार्कोनिकोव नियम, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक रिएक्शन कंप्लीट होती है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, आयनिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। थर्ड बात जो इम्पोर्टेंट है इसमें 2 डिग्री कार्बोनाइन ज़्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बोनाइन। मुख्य बातें यह है, मार्कोनिकोव नियम इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। इसके अंतर्गत आयनिक अभिक्रिया होती है जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, फास्ट रिएक्शन। और इसके बाद के अंतर्गत 2 डिग्री कार्बोनाइन बनता है, जो कि बताता है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व के क्रम को बताता है। 2 डिग्री कार्बोनाइन ज़्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बोनाइन से। नेक्स्ट इसके बाद में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार कहा जाता है कि इसका उल्टा जुड़ता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो रिएक्शन के अंतर्गत उसकी मैकेनिज्म भी नहीं है। मैकेनिज्म समझेंगे तब अपने को ऐसे ही पता चल जाएगा कि एंटी मार्कोनिकोव नियम को ऐसा क्यों कहते हैं। एंटी मार्कोनिकोव का नियम यदि हम शब्दों में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो इसका अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। एक बार वापस देख लेंगे, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो उसका अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो।
ये तो रटी रटाई लाइन जो सब लिखते हैं। हमारे विद्यार्थियों को स्पेशली अलग से मैकेनिज्म सीखनी है। वो मैकेनिज्म ये है, असममित एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से समझते रहना है। जब हम इसकी अभिक्रिया HCl की जगह लिख देते हैं HBr और यहाँ लिख देते हैं प्रोक्साइड, मस्ट कंडीशन है प्रोक्साइड HNuBF3 ऐसे यौगिक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जब इस कंडीशन के अंतर्गत बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो ये H और Br का यहाँ से बंध विचलित होता है और मुक्त मूलक बनते हैं, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होकर के यहाँ भी मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जो इसका मुक्त मूलक इस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो इस पर इस तरीके से आक्रमण करेगा। CH3 दो कंडीशन हो सकती है, ये Br यहाँ कर सकता है, ये Br यहाँ अटैक कर सकता है। दोनों कंडीशन को समझते हैं। CH3 CH और यहाँ पर Br और यहाँ पर CH2 और ये इस तरीके से ध्यान से समझते रहना। एक कंडीशन हो सकती है ये वाली, और एक कंडीशन यदि ये Br यहाँ की बजाय यहाँ पर अटैक करे, उस कंडीशन के अंदर का जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 CH CH2 Br और यहाँ पर मुक्त मूलक। देखेंगे जो ये मुक्त मूलक बनता है वो 1 डिग्री मुक्त मूलक है, और ये जो मुक्त मूलक बनता है वो 2 डिग्री मुक्त मूलक है। और हमने 11 क्लास के अंतर्गत पार्ट नंबर 12 में ये पढ़ लिया गया है कि 2 डिग्री मुक्त मूलक इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री की बजाय। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। मुख्य उत्पाद ये बनेगा और ये बनेगा अल्प उत्पाद। अब इसके अंतर्गत इस फ्री रेडिकल की जगह क्या जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल आपस के अंतर्गत विक्रिया करके यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। आक्रमणकारी स्पीशीज पहले Br थी जो मुक्त मूलक था, तो मुक्त मूलक बना और मुक्त मूलक के बाद के अंतर्गत दूसरा मुक्त मूलक दूसरी जगह जुड़ जाता है। स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो साफ शब्दों के अंतर्गत यदि अपन लाइनों को रटे नहीं और इसके अलावा मैकेनिज्म समझ ले तो रिएक्शन को समझने में बहुत आसानी रहेगी। हमने विधियां पढ़ी है। पहली विधि पढ़ी थी एल्केन से, दूसरी विधि पढ़ी एल्कीन से। एल्केन पर हेलोजन की अभिक्रिया करवाई Cl2 की सीधी, तो उसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl का निष्कासन हो गया। दूसरी विधि पढ़ी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद उसकी अभिक्रिया करवा दी। किसी भी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाने पर 2 रूल पढ़े। एक का नाम है मार्कोनिकोव का नियम और दूसरे रूल का नाम पड़ा था एंटी मार्कोनिकोव का रूल। थर्ड विधि जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल के अंतर्गत फर्स्ट रिएक्शन का नाम है ग्रुव रिएक्शन। एल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत HX के साथ अभिक्रिया करवा दें। वापिस ध्यान से, एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत हाइड्रोजन हैलाइड के साथ संपन्न करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। बहुत सरल रिएक्शन है, आराम से हम इन रिएक्शन को देख करके इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब संपन्न करवाते हैं तो बनता है एल्किल हैलाइड।
ये और यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें एल्कोहल से HX की अभिक्रिया से क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। बेसिक रिएक्शन ये है, R की जगह हम यदि CH3 लिख दें और X की जगह Cl लिख दें तो बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O का निष्कासन। कंपाउंड का नाम है क्लोरोमेथेन। ग्रुप रिएक्शन के अंतर्गत एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा करके हमने प्राप्त कर लिया क्लोरोमेथेन, एल्किल हैलाइड के निर्माण की ये सेकंड विधि। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे डार्जन अभिक्रिया। एल्कोहल से ही है, एल्कोहल की सेकंड रिएक्शन है डार्जन, और कहते हैं डार्जन इज द बेस्ट रिएक्शन। एल्कोहल की अभिक्रिया नाम है थायोनिल क्लोराइड और उत्प्रेरक लेते हैं इसके अंतर्गत पिरिडीन। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है RCl SO2 HCl। ये दो गैसें हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। साथ में बनने वाली दो गैसें होती है, जिसमें एक का नाम है SO2 और दूसरी का नाम है HCl, जो वातावरण के अंतर्गत आसानी से रिलीज हो जाती है और हमें इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक बार वापिस है, एल्कोहल की अभिक्रिया, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और वो भी एल्किल हैलाइड के साथ शुद्ध, क्योंकि इसके अंतर्गत जो साइड प्रोडक्ट के रूप में जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं उसमें एक का नाम है SO2 और दूसरे का नाम है HCl। SO2 और HCl दोनों गैसें होने के कारण वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और शुद्ध एल्किल हैलाइड यदि मिल रहा है इसका मतलब विधि कैसी है, बेस्ट रिएक्शन है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डार्जन अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपको उत्प्रेरक क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया जा सकता है और यहाँ पर प्रोडक्ट का दिया जा सकता है और ऐसे लिखा जा सकता है X और Y, और नीचे लिखा जा सकता है X व Y को पहचानें। और कोई भी विद्यार्थी ये तो कह ही नहीं सकता हमें तो पहचानना नहीं आता। नेक्स्ट है डार्जन रिएक्शन के बाद में एल्कोहल की अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। PCl3 और PCl5 के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ। एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो बनता है RCl 3RC और इसके अलावा बनता है H3PO3। अब कैसे बनता है उसको देख, ROH, तीन कंपाउंड लेंगे ROH 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 और PCl3, ये Cl ये Cl और ये Cl। यहाँ पर ये 3 R और ये 3 Cl इसके साथ जुड़ जाते हैं। पीछे क्या बचा, 3RCl, पीछे क्या बचा H3P और ऑक्सीजन कितने बच गए 3। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया H3PO3, नाम हो गया इसका एल्किल क्लोराइड। और नेक्स्ट इसके पश्चात जब हम अगला कंपाउंड देखते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, PCl5, पहले ही PCl3 फिर PCl5। PCl5 के साथ भी वही बनता है एल्किल क्लोराइड, तो RCl, और इसके अलावा बनता है HCl और इसके अलावा नेक्स्ट बनता है POCl3। ये कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ, ये Cl3 4 और ये 5, इसमें ये तो निकला आपका HCl, सेकेंड RCl, ये RCl और तीसरा POCl3। एक बार वापिस देख लेंगे, RCl क्या बना RCl,
दूसरा PPOCl3, POCl3, और तीसरा क्या बन गया H और Cl। इस तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो RCl H3PO3, और दूसरी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है, और इसके अलावा एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। बनाने की विधियों के अंतर्गत नेक्स्ट विधि पढ़ रहे थे एल्कोहल के बाद PCl3 व PCl5 के बाद की रिएक्शन है जिसमें नाम दिया जाता है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय के अंतर्गत दो रिएक्शन है, एक का नाम है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन तो आपको याद आई गई होगी, जो स्टाइल वाली रिएक्शन है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के अंतर्गत फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के अंतर्गत हैलोजन विनिमय, और हैलोजन विनिमय के अंतर्गत एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम आयोडाइड, और उत्प्रेरक लेते हैं इसके अंतर्गत शुष्क एसीटोन। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न करवाते हैं तो बनता है RI+NaX, और X की जगह यहाँ पर हो सकता है BrCl। फर्स्ट रिएक्शन हैलोजन विनिमय की खूब बार बोर्ड के अंतर्गत पूछी गई है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फिंकेल्स्टाइन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न करवाते हैं तो अभिक्रिया के अंतर्गत बनता है एल्किल आयोडाइड। और इसके अलावा यहाँ X की जगह यदि ClBr है NaCl व NaBr का निष्कासन हो जाता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और NaCl और NaBr का निष्कासन हो जाता है। हैलोजन विनिमय की जो दूसरी रिएक्शन है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंतर्गत एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के अंतर्गत ये फ्लोराइड लिखे हुए AgF, एक लिखा हुआ है AgF, एक लिखा हुआ है Hg2F2, एक लिखा हुआ है SbF3 और चौथा लिखा हुआ है COF2। इन सभी धात्विक फ्लोराइड में से कोई सा भी लिया जा सकता है। इसकी अभिक्रिया इस धात्विक फ्लोराइड के साथ संपन्न करवाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं AgF के साथ संपन्न करवाने पर यहाँ पर गर्म और यहाँ पर बनता है एल्किल फ्लोराइड और निष्कासित होता है AgX और X की जगह वही Cl और Br लिखा जा सकता है। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। आयोडाइड के लिए हमने पढ़ी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फ्लोरीन के लिए हमने पढ़ी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और इसके बाद ये बेसिक रिएक्शन को जैसे यदि CH3R की जगह लिख दें, X की जगह Br लिख दें और AgF, तो ये F जो है वो Br को प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। यहाँ पर रिएक्शन के दौरान लिखा जाएगा CH3F प्लस AgBr और इसका नाम है फ्लोरोमेथेन। हैलोजन विनिमय की दो रिएक्शन है, एक बार वापस ध्यान से सुन लेंगे। एक का नाम है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड और उसकी उपस्थिति के अंतर्गत शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। वो तो होगी आयोडो व्युत्पन्न और ये होगी आपकी फ्लोरो व्युत्पन्न। फ्लोरो व्युत्पन्न का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया
रिएक्शन इस तरीके से देखेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 इनके साथ जब संपन्न करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है और इसके बाद में AgX का निष्कासन होता है। इस रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोनों ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं बोर्ड की दृष्टि से। याद रखिएगा, पहली रिएक्शन पढ़ी थी डार्जन, इंपोर्टेंट लगा दें, डार्जन, ग्रुप, फिंकेलस्टाइन, और इसके बाद में आपको याद रखनी है श्वार्ट्ज। इन रिएक्शनों को आपको अभी तक के लिए याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है, हम हेलोजन कंपाउंड या हेलोजन बनाने की विधियां, हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। उस हेलोजन बनाने की विधियों के अंतर्गत नेक्स्ट रिएक्शन आती है हुन्स-डीकर रिएक्शन। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो व्युत्पन्न है उस व्युत्पन्न की रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन के अंतर्गत पड़ता है। एक बार आप ध्यान से देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो व्युत्पन्न है उस व्युत्पन्न की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया के अंतर्गत। जैसे RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, और उत्प्रेरक लेते हैं इसके अंतर्गत CCl4। एक बार ध्यान से समझ रहे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न करवाते हैं, तो इसके अंतर्गत भी आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर निकलेगा AgBr, यहाँ पर गैस निकलेगी CO2, और ये जो Br है एक ये अटैच होगा R के साथ और कंपाउंड बनेगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। इसके अंतर्गत ये है एल्किल ब्रोमाइड। हम पढ़ रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां, एल्किल ब्रोमाइड। हमने यहाँ पर ये एलिफेटिक देखी है रिएक्शन, सेम ऐसी की ऐसी रिएक्शन आ जाती है एरोमेटिक के अंतर्गत, वो भी रिएक्शन यही साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है COOH। यहाँ पर तो पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, जबकि यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक की जगह बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण, और सेम वही रिएक्शन Br2 उत्प्रेरक लेंगे, इसके अंतर्गत भी CCl4, और इस अभिक्रिया को जब संपन्न करवाते हैं तो उसके अंतर्गत बना था RBr, जबकि यहाँ पर बेंजीन के साथ Br जुड़ करके बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और सेम गैस निकलेगी CO2, और उसके बाद में वही AgBr। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ी ग्रुप अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, और उसके बाद में आती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, और इसके अलावा एक पढ़ी थी डार्जन इज द बेस्ट रिएक्शन हेलोजन व्युत्पन्न में बनाने की विधियों के अंतर्गत। एक बार वापिस इसको, एलिफेटिक के अंतर्गत और एरोमेटिक के अंतर्गत सेम सी कंडीशन है, इसमें भी Br2 प्रेजेंट CCl4, इसमें R की जगह यहाँ पर सिर्फ बेंजीन लिया हुआ है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, जबकि इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। और उसके बाद में वही सेम सी कंडीशन, इसमें बना ब्रोमोबेंजीन और इसमें बना R की जगह यदि CH3 ले लें तो बन जाएगा ब्रोमोमेथेन। हुन्स-डीकर रिएक्शन के बाद में आता है प्राथमिक एमीन्स। बहुत लास्ट रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, RNH2, नाम है प्राथमिक एमीन। हमने एक उत्प्रेरक पढ़ा था NOCl, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस उत्प्रेरक का बोर्ड के अंतर्गत 2-3 बार नाम पूछा गया है। एक साधारण सा नाम है इसका, वो नाम है
टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक एमीन के अंतर्गत प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए, तो उस अभिकर्मक का नाम है टिल्डेन अभिकर्मक। रिएक्शन निम्न प्रकार से संपन्न होगी, यहाँ पर बनेगा RCl, दूसरा बनेगा N2 और तीसरा बनेगा H2। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड। RNH2 के अंतर्गत देखेंगे RNH2 एंड डबल बॉन्ड O, जैसे मैं ऐसे लिख दूं इसको N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर देख देते हैं Cl NOCl। इसका नाम है टिल्डेन अभिकर्मक, याद रखेंगे टिल्डेन अभिकर्मक। ये देखेंगे H2 और O, H2O, R और Cl, ये बना आपका RCl। और इसके अलावा लास्ट पार्ट बचा एक N ये वाला, एक N ये वाला, मिलकर के बनाते हैं N2। वापस लास्ट विधि, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया NOCl, नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, साधारण नाम लेते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में N2 और H2O का निष्कासन होता है। टिल्डेन अभिकर्मक को यदि अपन विविध मैकेनिज्म पढ़े, RCl H2 और O H2O, और उसके अलावा N और N मिलकर के गैस का निष्कासन हो जाता है N2 का। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन बातें करेंगे नेक्स्ट भाग की, जिसमें भौतिक गुणधर्म और एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे।